नाउ अब दूसरा एक टर्म है रिपीटिटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए। ये आता है टर्म जब हम रीएसोसिएशन काइनेटिक्स के बारे में जब हम जानना चाहते हैं। रीएसोसिएशन काइनेटिक्स ऑल्सो कॉल्ड कॉट वैल्यू। कॉट मतलब C0T, actually C0T value. C0 is the concentration of the single stranded DNA and T is the time taken for renaturation or reassociation to take place. तो किसी भी डीएनए सैंपल को पहले ये सब यूज़ होता था ज़्यादा, अभी तो थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस रह गया। टीएम वैल्यू का फिर भी इम्पोर्टेंस है कि हम टेम्परेचर डिटरमाइन करें कि कितना पर हमको पीसीआर करना है या हाइब्रिडाइज करना है। लेकिन ये चीज़ जानने के लिए ये कितना डीएनए में कितना रिपीटिटिव सीक्वेंस कितना है और यूनिक सीक्वेंस कितना है, इसके लिए पहले कॉट वैल्यू निकाला जाता था या रीएसोसिएशन काइनेटिक्स बोलते हैं। सपोज आपके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए, कोई भी जीनोम डबल स्टैंडर्ड होगा डेफिनेटली, उसको हम पहले मेल्ट कर लेंगे, मतलब डीनेचुरेशन कर लेंगे, फिर इसको हम रीनेचुरेशन करेंगे, मैंने फिर इसको हाइब्रिडाइज कराएंगे, ये दोनों को आपस में रीनेचर कराएंगे। तो ये रीनेचर करेगा, एक सर्टेन टाइम लेगा। पहले ये डीनेचुरेशन कराया एंड देन रीनेचुरेशन कराया। रीनेचुरेशन इज सेम एज रीएसोसिएशन। वो जो, तो इसमें कितना टाइम लगा, व्हाट इज द टाइम इट रिक्वायर्स इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, दैट इज C0 is represented as C0 into T, that is called COT value, or it can be represented in the form of a curve called COT curve. तो ये जो रीएसोसिएशन हो रहा है, इससे ये रीएसोसिएशन, ये वाला जो प्रोसेस है, अगर डीएनए में रिपीटिटिव एलिमेंट ज़्यादा हो तो ये फास्ट होगा। इफ दिस डीएनए कंटेंट्स रिपीट्स, यहाँ का सीक्वेंस, यहाँ का सीक्वेंस, यहाँ का सीक्वेंस, और ये सब यहाँ का सीक्वेंस, यहाँ का सीक्वेंस, यहाँ का सीक्वेंस रिपीट है, एक ही चीज़ है, तो ना जल्दी जल्दी हाइब्रिडाइज करेगा ये दोनों, इसका रीएसोसिएशन फास्ट होगा। और अगर यूनिक सीक्वेंस है, अलग है सीक्वेंस, रिपीट नहीं है, तो वो स्लो होगा, उसका एनीलिंग। ठीक है, एनीलिंग मतलब वो रीएसोसिएशन या रीनेचुरेशन, दैट विल बी स्लो इफ द डीएनए इज यूनिक। सो ये मेथड डीएनए यूनिक है या रिपीटिटिव है, ये जानने में हेल्प करता है। हम दो ठो डबल स्टैंडर्ड, मतलब कोई भी जीनोम को पहले तो फ्रैक्शनेट, छोटा छोटा फ्रैगमेंट में तोड़ लिया, तोड़ने के बाद उसको मेल्ट कर दिया हीट करके, मेल्ट करने के बाद फिर उसको टेम्परेचर घटाना शुरू किया। अब देखना शुरू किया, ओडी मेज़र कर रहे हैं हम, मतलब एक मशीन है जिसमें हम तीनों चीज़ एक साथ, ये सब एक साथ कर रहे हैं। ये एक बॉक्स, एक मशीन है वाटर बाथ जैसा, यहाँ पर आपका डीएनए सैंपल है रखा हुआ, और यहाँ पर ये थर्मो, मतलब कि वाटर बाथ है बेसिकली, यू कैन से, जहाँ पर आप हीट को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर पहले तो आपने मेल्ट करते वक्त हीट बढ़ाया था, लेकिन आप धीरे धीरे टेम्परेचर घटा रहे हो। अब वो आप 90, पहले 90 किया, फिर 80 किया, फिर 70 किया, ऐसे करके घटा रहे हो, 60 किया, 50 किया, 40 किया, और देख रहे हो कि ओडी वैल्यू मेज़र कर रहे हो। यहाँ पर साथ साथ ओडी वैल्यू भी मेज़र कर रहे हो, इस डीएनए सैंपल का ओडी वैल्यू भी मेज़र कर रहे हो। यानी यहाँ पर ये वाटर नहीं है, नहीं तो डिस्टर्ब होगा। यहाँ पर एक हीटिंग डिवाइस है लगा हुआ, which is decreasing the temperature now. After increasing, you are decreasing temperature, और इसके अंदर जो डीएनए है इसका ओडी भी ले रहे हो। यानी यहाँ पर एक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस हो रहा है जो इसके थ्रू पास कर रहा है, और एक डिटेक्ट कर रहा है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, साथ में एक तुम्हारा वो जो डिजिटल रीडिंग देगा, जो ओडी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, ऐसे करके। सपोज 0 पॉइंट हो सकता है, शुरू में 0.5 दे।
शुरू में ज़्यादा देगा, शुरू में, क्योंकि ये उल्टा है, ये ऑलरेडी सिंगल स्टैंडर्ड है। सो शुरू में वो ऑलरेडी सिंगल स्टैंडर्ड है, तो शुरू में ओडी ठो ज़्यादा आएगा, है ना। सपोज शुरू में तुमको ओडी मिला 2.5, जैसे तुमने 10 डिग्री कम किया ओडी घट के हो गया 2, फिर कम किया तो ओडी 1.5 के आसपास आ गया, फिर और कम किया तो 1 के आसपास आ गया, फिर और कम किया तो 0.5 के आसपास आ गया, ठीक है। ऐसे करते 0.2, ऐसे करते करते घट रहा है, ठीक ना। एक सर्टेन ईयर के बाद जब और नहीं घटेगा, 0.2 में फिक्स हो गया तो 0.2 में फिक्स हो गया, ऐसे होगा, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म कर गया, तो उसका भी तो एक ओडी है, तो बिलो दैट इट कैन नॉट गो, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको इस तरह से, इधर अगर टाइम लेते हो, इस एक्सिस पर टाइम लेते हो, और इधर में एब्जॉर्बेंस मेज़र कर रहे हो, एब्जॉर्बेंस नहीं, इधर में आप सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का फ्रैक्शन देख रहे हो, कितना फ्रैक्शन है ना। तो शुरू में वो बेसी रहेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वो सिंगल स्टैंडर्ड फ्रैक्शन घटता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है ना। और सबसे कम टाइम में जो चीज़, जो मतलब जो सीक्वेंस हाइब्रिडाइज किया वो रिपीटिटिव सीक्वेंस है, मतलब ग्राफ का ये वाला सामने वाला पोर्शन ये रिपीटिटिव डीएनए को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो बहुत कम टाइम में, टाइम जब बहुत कम था तभी वो हाइब्रिडाइज कर गया, तो ये वाला पार्ट रिपीटिटिव है, ये सेमी रिपीटिटिव एरिया बीच वाला पार्ट, और यूनिक एरिया ये वाला पार्ट। तो इस तरह के जो ग्राफ आता है, यहाँ पर आप C0T भी लिख सकते हो, कॉट वैल्यू, इसका लॉग ऑफ कॉट वैल्यू एक्स एक्सिस पर लेते हैं, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन जो कि एब्जॉर्बेंस से मेजर करेंगे एक्चुअली में 260 नैनोमीटर से, ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कितना है। तो शुरू में तो सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए टी जब जीरो, when t is 0 then double standard DNA is maximum, single standard DNA is maximum. So when time goes and you allow to reassociate, the single standard DNA decreases and double standard DNA increases. So during this reassociation, the first area in the DNA that hybridizes together is the repetitive area, repetitive DNA sequence. So DNA में रिपीटिशन कितना है, यूनिक कितना है, ये जानने के लिए ये एक्सपेरिमेंटेशन पहले किया जाता था। इससे G+C मोल्स % भी निकालने में हेल्प होता है। तो ये टेक्सोनॉमी का एक बैक्टीरियल टेक्सोनॉमी स्पेसिफिकली उसका एक टूल होता था, G+C मोल्स %। इसके बारे में हम लोग पार्ट 1 में पढ़े भी थे। G+C मोल्स % इज ए क्राइटेरिया फॉर बैक्टीरियल taxonomy. So here is the thing. The chromosome of prokaryotes almost exclusively contain DNA molecules with unique or non-repetitive DNA. Prokaryotes में सारा का सारा DNA unique होता है. That is, each gene is present only once in the genome. But the chromosomes of eukaryotes are much more complex in this respect. Certain base sequences are repeated many more times in the haploid set of chromosome complement. DNA containing such repeated sequences are called repetitive DNA, and it often represents a major component, about 20 to 50% of the total genome. किसी ऑर्गेनिज्म में उसका जो जीनोम है उसमें अबाउट माने वो 50% तक जा सकता है कि उसका डीएनए रिपीटिटिव है। तो रेस्ट 50% जो होगा वो यूनिक डीएनए। वो यूनिक डीएनए कंटेन्स जीन्स। रिपीटिटिव डीएनए जैसे कि वो टीलोमियर में था ना, G4T2, 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 G4T2 in tetraamina. In human it was G3A T2 ऐसे था। तो बेसिकली उसका रिपीट्स था, इसको बोलते टेंडेम रिपीट्स। अगर वो रिपीट एक के बाद एक रहे तो टेंडेमली रिपीटेड सीक्वेंस। तो इस तरह का रिपीट्स डीएनए में मिलता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए में नहीं मिलता। तो ये सब एरिया जो जहाँ पर रिपीट्स होता है वो यूजुअली हेटेरोक्रोमैटिक रीजन्स होते हैं और हाईली कॉम्पैक्टेड रीजन्स जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन एंड transcription and replication both occur lately.
Now, when eukaryotic DNA is experimentally fragmented by regulated shearing forces to yield pieces of more or less equal lengths of DNA and centrifuged at high speed in 6 molar cesium chloride density gradient, it forms one large main band of DNA and one to several small bands. अब ये था दूसरा मेथड जिसमें कि हम उसका बायंसी मेज़र करके और मतलब सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में रन करके हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डीएनए में कितना रिपीटिटिव एरिया है, कितना नॉन रिपीटिटिव एरिया है. तो एक मेन बैंड आता है और सेवरल स्मॉल बैंड्स आते हैं. तो स्मॉल बैंड्स जो होते हैं वो दे कॉरेस्पॉन्ड टू रिपीटिटिव डीएनए कॉल्ड द सैटेलाइट डीएनए ऑल्सो. On the basis of reassociation kinetics, Britton and Kone, 1968, found that in eukaryotes the types of DNA may be broadly classified into two categories: those with unique or non-repetitive DNA sequences and those with repetitive DNA sequences. ठीक है, two categories of repetitive DNA. अब repetitive DNA का भी दो category possible है. Two categories of repetitive DNA may be distinguished on the basis of their reassociation kinetics. क्या क्या? एक है हाईली रिपीटिटिव और फास्ट फ्रैक्शन ऑफ डीएनए. ये थोड़ा लंबा होता है, occurring as long tandem arrays and are repeated about 10 to the power 6 times. इतना बार रिपीटेड हो सकता है एंड सब कंसिस्टेड उसके भीतर होता है, कंसिस्टेड ऑफ शॉर्ट सिंपल सीक्वेंस डीएनए, शॉर्ट सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स जिसको एसएसआर भी बोलते हैं, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स एसएसआर. एसएसआर को ढूंढा जाता है आजकल, मतलब वो भी एक क्राइटेरिया है, टेक्सोनोमी का क्राइटेरिया है. किसी एक जीनोम में कितना बार एक सर्टेन 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कितना बार रिपीट हुआ है. अगर वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज वो पर्टिकुलर वेराइटी को रिप्रेजेंट करता है तो दूसरा वेराइटी में वो सेम सीक्वेंस उसका रिपीट्स का संख्या अलग होगा. तो दैट एक्ट्स एज अ टेक्सोनोमिक टूल ऑल्सो. तो जो भी हो, अगर हम रीएसोसिएशन काइनेटिक्स करें तो रिपीटिटिव डीएनए भी दो प्रकार के मिलते हैं. एक है हाईली रिपीटिटिव और फास्ट फ्रैक्शन ऑफ डीएनए ऑकरिंग एज अ लॉन्ग टैंडेम एरेज and are repeated about 10 to the power 6 times and sub consist of short simple sequence DNA. This can be equated to satellite DNA जिसको हम satellite DNA और sat DNA भी बोल सकते हैं. और there are two types of satellite DNA therefore. One is called mini satellite DNA जो कि 10 to 200 base pair long होता है, occurs in clusters of 3000 repeats. ठीक है, 10 to 200 bracket 3000 means 3000 times they may be repeated. Highly variable they are, polymorphic in nature. They are used in DNA fingerprinting. DNA fingerprinting में use होता है. What is DNA fingerprinting? DNA fingerprinting technology, you must have heard that is used to identify the particular person or suspect who has done the crime or maybe ফরেনসিক ওয়ার্কে কাজে লাগে. হ্যাঁ, ফরেন্সিক রিসার্চে কাজে লাগে, যেখানে প্যারেন্টাল ডিসপিউট ঠিক করতেও কাজে লাগে, কোথাও মার্ডার রেপ ইত্যাদি হয়েছে সেইগুলোর ক্রাইম ধরতে, সাসপেক্টকে ধরতে কাজে লাগে. তো তার মধ্যে কীভাবে এটা কাজে লাগে, বিকজ দে হ্যাভ every human individual have this kind of repeated element, mini satellite DNA called VNTR, variable number tandem repeats, VNTR. Okay, VNTR এটা about 60 base long একটা সিকোয়েন্স যেটা প্রত্যেকের মধ্যে আছে. এই 60 বেস লং এর সিকোয়েন্সের ভেতরে আবার একটা প্রায় 7 থেকে 15টা নিউক্লিওটাইডের একটা কোর সিকোয়েন্স থাকে. মানে কি, সাপোজ তোমার মধ্যে যদি এই ডিএনএ সিকোয়েন্সটা ভিএনটিআর, ধরলাম এটা একটা ভিএনটিআর, এই ভিএনটিআরটা যদি তোমার মধ্যে 50 বার থাকে, আমি এটা ধরে নিলাম হোল টু দি পাওয়ার 40, অলরেডি হয়ে গেল 43টা হয়ে গেল, আরও 7টা,
সেম সিকোয়েন্স ভিএনটিআর, কারুর মধ্যে এরকম আছে, আবার কারুর মধ্যে অতগুলো নেই বা বেশি আছে। আমি ধরে নিলাম যে কারুর মধ্যে হয়তো কম আছে, 10টা আছে মাত্র। दसटा আছে মাত্র। এর जন্য কি হবে, इधर वाला पार्ट तो यूनिक है, इधर वाला पार्ट यूनिक है, लेकिन ये बीच में वी एन टी आर, वही वाला वी एन टी आर का सीक्वेंस सेम है, मगर वी एन टी आर का नंबर रिपीट्स कम बेसी है। अब क्या होता है, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया इसको, तो ये यहाँ से अगर सपोज यहाँ पर एक कट देता है और यहाँ पर एक कट है, पॉइंट, कटिंग पॉइंट मतलब कि रेस्ट्रिक्शन साइट है, और इसमें भी है, इसमें भी ठीक उतना ही दूरी पर यहाँ पर है और यहाँ पर है। लेकिन क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ए में और बी में, ये वाला बहुत बड़ा फ्रैगमेंट प्रोड्यूस करेगा और ये छोटा फ्रैगमेंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। इसके वजह से क्या होगा, हम जेल में जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो ए के लिए सपोज ए है लेन ए और लेन बी, और एक लेन ले लेते हैं लेन सी। लेन सी क्या है, दिस इज द, ये वाला सैंपल कलेक्ट किया है ब्लड सैंपल, जहाँ पर क्राइम हुआ था, ब्लड सैंपल, हेयर सैंपल, सीमेन सैंपल, वाटेवर सैंपल, टिश्यू सैंपल से आइसोलेटेड डीएनए है ये, और ये है सस्पेक्ट ए, सस्पेक्ट बी, 2 आदमी पर शक है हमको। ठीक है ना। हमको ऐसे 15-20 आदमी पर शक होगा, सबका करना होगा समझने के लिए, 2 आदमी पर शक है। अब दोनों का हमने, तीनों का, ये वाला का भी, ये वाला तो हमको यहाँ पर टोटल जीनोम मिलेगा नहीं, यहाँ पर हमको फ्रेगमेंटेड वे में, बिकॉज डेड सेल्स मिलेंगे, तो हम उसको पीसीआर करेंगे। पहले हम ये कोई भी एक पोर्शन को, उस पोर्शन में सपोज ये जीनोम का, ये क्रोमोसोम का एक पोर्शन, ये वाला पार्ट को हम पीसीआर करके एम्पलीफाई करेंगे। इसके अंदर ही ये वाला चीज़ है, सपोज इसके अंदर ये इस तरह का VNTRs है, तो इसका हम पहले पीसीआर कर लेंगे। तो हम, मेरे पास सिर्फ ये वाला पार्ट बहुत बार तीनों के लिए ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगा। होने के बाद हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे, तो हो सकता है यहाँ एक साइट हो, यहाँ एक साइट हो, यहाँ भी भीतर भी एक साइट है, सपोज यहाँ भी एक साइट है, यहाँ एक साइट है। तो अगर ये जो सी से जो मतलब क्राइम साइट से आइसोलेटेड जो सेल है, उससे जो डीएनए बनाया है, उसका भी अगर इसके साथ मैच करेगा तो फ्रैगमेंट क्या क्या प्रोड्यूस होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 40, 41, 42, 43, 44, 45 VNTR रिपीट्स उसमें है, और इधर में 1, 2, 3, 4, 5 अलग हो गया है। तो यहाँ पर हमको 2 बैंड मिलेगा, एक बहुत बड़ा ऊपर की तरफ, एक छोटा बैंड मिलेगा, 5 बेस वाला, 5 तो VNTR वाला। ठीक है। और बी में हमको छोटा छोटा मिलेगा, एक मिलेगा 5, 6, 7, 8 वाला, यानी कि थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर, और एक मिलेगा 2 वाला, 2 से 2 वाला, मतलब यहाँ पर तुमको मिलेगा। और सस्पेक्ट में अगर सी इसके साथ यहाँ बैंड फॉर्म कर रहा, तो व्हाट इज योर इन्फरेंस, the sample A, sir. C belongs to A. So this is how fingerprinting is done. ठीक है ना। ये एक तरफ का RFLP भी बोलते हैं इसको, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से प्रोड्यूस किया गया फ्रैगमेंट है जिसका लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म है। ये एक टाइप का RFLP है, एक टाइप का RFLP है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बता दिए हिंट्स, तो इतना काफ़ी है। इनफैक्ट VNTR समझने के लिए बताया कि VNTR के वजह से हम DNA फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, ह्यूमन में भी और किसी भी ऑर्गेनिज्म में कर सकते हैं। सबका VNTR होता है, अलग अलग किस्म का होता है। स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन वगैरह में हेल्प हो सकता है।
माइक्रोसैटेलाइट डीएनए क्या है? 1 to 5 बेस पेयर लॉन्ग, ये बहुत ही छोटा माइक्रोसैटेलाइट, छोटा सा बेस में। 1 का क्या बोलेंगे? 1 तो ये लिखना ठीक नहीं है, 1 to 5 बोलने से गलत होगा, 2 to 5 बोलना बेटर होगा। 1 बेस तो रिपीट होगा ही होगा, लेकिन हाँ बोला है यहाँ पर तो रिपीट का एक पैटर्न हो सकता है कि ओके हर तीसरा बेस ए हो, हर चौथा बेस टी हो, सी हो, वटेवर, तो कुछ बोल सकते। तो 1 से 5 बेस पेयर लॉन्ग छोटा सा डीएनए का रिपीट जो कि स्मॉल क्लस्टर्स में पाए जाते हैं, 50 to 100 रिपीट्स पाए जाते हैं। दे आर डिस्पर्स्ड इन ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम में इधर उधर कहीं कहीं पाया जाता है, और दूसरा जीनोम में भी पाया जाता होगा। एक सेकेंड, और है मिडिल रिपीटेटिव और इंटरमीडिएट रिपीट फ्रैक्शन, यानी कि तो ये उतना ज़्यादा रिपीटेशन नहीं मिलता है। मेड अप ऑफ सीक्वेंस रिपीट्स 10 to the power 2 to 10 power 5 टाइम्स ईच एंड आर अबाउट 100 to 500 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस होता है ये, और 100 से 10,000 बार रिपीट हो सकता है। इंटरस्पर्स्ड in majority of cases between regions of unique or non-repetitive DNA. Unique DNA or non-repetitive DNA are basically genes. Those are important areas in the genome. तो उनके बीच बीच में interspersed रहता है, ये उनके बीच बीच में घुसा हुआ रहता है। In humans, these are further subdivided into signs and lines. जिसका फुल फॉर्म है short interspersed न्यूक्लियर एलिमेंट्स या लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। ठीक है, साइंस एंड लाइंस, ये ह्यूमन जीनोम का कैरेक्टरिस्टिक है कि जो यूनिक सीक्वेंसेस के बीच में कुछ शॉर्ट सीक्वेंसेस रिपीटेड कंडीशन में पाए जाते हैं, जिसका साइज मोर देन 100 बेस पेयर लेस देन 500 बेस पेयर है, और वो 100 से 10,000 टाइम्स रिपीट हो सकता है। ओके, तो अगर वो लॉन्ग है, आई मीन अगर 500 बेस पेयर है तो लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स बोलेंगे, अगर वो 100 बेस पेयर के आसपास है तो शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स कहलाएगा। ए पार्ट ऑफ द मिडल रिपीटेटिव डीएनए एलिमेंट्स इज ट्रांसक्राइब्ड एंड इंक्लूड सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंटरी टू द प्रिंसिपल प्री आरआरएनए। कुछ ऐसा ए पार्ट ऑफ द मिडिल रिपीटेटिव डीएनए एलिमेंट्स, मिडिल रिपीटेटिव डीएनए एलिमेंट्स कौन सा था? ये वाला कैटेगरी, जिसका कुछ पोर्शंस ट्रांसक्राइब होता है, एंड वो कौन सा क्या इंक्लूड करता है? सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंटरी टू प्रिंसिपल प्री आरआरएनए। प्री आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए का जब शुरू में प्रोड्यूस होता है तो वो 45S साइज का होता है, जो कि बाद में क्लीवेज होकर के वो 18S प्लस 28S प्लस 5.8S प्रोड्यूस करता है साइज। तो जहाँ पर टीआरएनए का जो जीन है, वो जीन बेसिकली रिपीटेड डीएनए का बीच बीच में पाया जाता है, और 100 to 500 कॉपीज पर जीनोम होता है। जैसे कि ये कहाँ पाया जाता है? ये नॉर रीजन में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जो हम बताए थे ना उस दिन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये क्रोमेटिड है और ये क्रोमेटिड है, यहाँ पर सेंट्रोमियर है। ठीक है, डीएनए इसके अंदर जा रहा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, हाईली क्वाइल्ड, सुपर क्वाइल्ड है, मगर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है। हाँ, ये यहाँ पर ये वाला नॉर रीजन है, NOR, इस जगह पे हाईली कॉइल्ड अवस्था में डीएनए मौजूद है, जो कि जब खुल जाता है तो कि ऐसा एक लूप बना लेता है। इस लूप में आरआरएनए का जीन्स है, आरडीएनए है, और वो रिपीटेड वे में है। यहाँ पर रिपीट है, सपोज यहाँ पे रिपीट है, सपोज ये एक एग्जांपल है जो कि रिपीटेड डीएनए, middle repetitive DNA which acts as a gene. They are genes for rRNA.
और इससे जो आरआरएनए प्रोड्यूस होता है शुरू में 45S रहता है, बाद में वो स्प्लिट होकर के ये सारा 18S, 28S, 5.8S इन यूकैरियोटिक सिस्टम। दिस इज एन, ये केस यूकैरियोटिक सिस्टम का है। प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियोसोम या नॉर रीजन पाया ही नहीं जाता, isn't it? So anyway, the highly repetitive simple sequence DNA tends to be associated with constitutive heterochromatin, and it is often concentrated close to the centromere or telomere. जो हम कुछ देर पहले बोल रहे थे, telomeres, they are basically repeated elements और highly repetitive simple sequence. तो सेंट्रोमेरिक रीजन में, पेरिस सेंट्रोमेरिक रीजन में वो जो हेट्रोक्रोमेटिन रहता है, heterochromatic areas are basically, they are made up of repeated DNA sequences. Okay, it appears to be transcribed to a lesser extent, if at all. मैंने वहाँ ट्रांसक्रिप्शन नहीं के बराबर होता है क्योंकि वहाँ कोई जीन नहीं है बेसिकली। एनीवे, तो ये सब इंफॉर्मेशन था रिगार्डिंग रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस। अब